नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। रात के 9 बज रहे हैं और आप एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त देख रहे हैं प्राइम टाइम शो खबरों की खबर। बहुत स्वागत है आप सबका। आज महाकुंभ की चर्चा होगी, जहां मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दोपहर तक डुबकी पवित्र संगम में लगा ली थी। लेकिन इस अमृत स्नान पर रात के अंधेरे में ही भगदड़ का ग्रहण लग गया था। खबरों की खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या हुआ जो महाकुंभ में हादसा इतना बड़ा हो गया। उस हादसे में कैसे 30 लोगों की जान चली गई और कैसे हालात बिगड़े और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके साथ हम आगे चलेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जो कि दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली चुनाव में अभी तो यमुना में जहर पर राजनीति हो रही थी, लेकिन अब कैसे उसमें शराब भी जुड़ गई है और ड्रग्स भी, गोली बंदूक भी जुड़ गई है और रुपए पैसे सोने चांदी भी। ये तमाम चीज़ें इस चुनाव में जम के चल रही हैं, तफसील से आपको बताएंगे। और तीसरी खबर के लिए आपको एक बार फिर हम मुंबई लिए चलेंगे। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आप तफसील से सुनिएगा मेरे साथ, थोड़ा इंतजार करिए। और चौथी खबर के तौर पर आपको हम चीनी आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस डीप सीक से जुड़ी एक खबर दिखाएंगे और उसका लाइव रियलिटी टेस्ट एनडीटीवी ने किया है। उसमें चीनी एआई का पाखंड कैसे बेनकाब होता है ये भी आपको बताएंगे। नहीं, वो डीप सीक जो कल तक चर्चा में था, अपनी खूबियों के लिए उसमें बहुत सी खामियां भी हैं। आज हमारा ये टेस्ट उसको बेनकाब करेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं महाकुंभ में हुए हादसे से। महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का ही होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अखाड़ों के नागा सन्यासी पवित्र डुबकी लेते हैं। उससे पहले संगम के पास बीती रात भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। करीब 16 घंटे के बाद यूपी सरकार ने, इलाहाबाद के प्रयागराज के प्रशासन ने ये जानकारी दी कि मरने वालों की तादाद 30 है, जिसमें 25 की पहचान हो गई है। 90 के करीब घायल हैं, जिनमें से 36 का इलाज अभी भी चल रहा है। बाकी लोगों को लोग अपने साथ अपने घर वापस ले गए हैं। 25 लाख के मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। सवाल यह है कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था, तो फिर बीती रात ये गड़बड़ी हुई तो हुई क्यों? किसकी लापरवाही थी, किसकी जवाबदेही थी, क्यों ये हालात बिगड़े? उसको जानने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। सबसे प्रमुख शाही स्नान से पहले संगम का नजारा कुछ ऐसा था। मौनी अमावस्या के मौके पर जिधर देखिए उधर श्रद्धा में डूबे लोग ही दिख रहे हैं। ये आए हैं अपनी आस्था को नया विस्तार देने के लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये जन सैलाब बेकाबू हो जाएगा और इनमें से ही कुछ लोगों की जान चली जाएगी। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य
जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। पटना के मोकामा से मंजू देवी उसी पुण्य की कामना के साथ संगम तट पर पहुंची थी, लेकिन मौनी अमावस्या की सुबह होने से पहले वाली रात में जो यहाँ भगदड़ हुई उसमें मंजू देवी गिरी, फिर बेहोश हो गई। उनके ऊपर से भीड़ सिर पर पांव रखकर भाग रही थी। जब उन्हें होश आया तो प्रशासन ने उन्हें घर जाने को कहा, लेकिन मंजू देवी को पता नहीं कि उनके साथ के 6 लोग कहाँ हैं, वो हैं भी या नहीं। हम वहीं पर थे, वो जब गिरा न, हम वहीं पर, हमको उंगली पकड़ने था हाथ, और गिर गया, हमको हाथ छूट गया, हमको भी ठेल दिया, हम गिर गए। प्रशासन हमको उठा लिया, हम पे होश हो गए। हम किसी को नहीं देख रहे हैं, साथी को, हम वही दुकान पे। आपके साथ वाले कहाँ नहीं मालूम? हम अकेले। कितना लोग थे आपके साथ? 7 आदमी। 7। और बाकी 6 कहाँ नहीं मालूम? नहीं, कहाँ है 6 गो, किसके मौत हुआ नहीं हुआ, कौन जिंदा है नहीं देखे हैं। आप लोग वहाँ सो रही थी, बैठी थी कि चल रही थी? चल रहे थे, चल रही थी। भीड़ में चल रहे थे। चाँद दिया हमको भीड़ में। एक तरफ भगदड़ मची, दूसरी तरफ लोग भीड़ के नीचे दबते रहे, तीसरी तरफ संवेदना ही उस भीड़ में कुचली जा रही थी। जिस महिला का बच्चा उस भगदड़ में घायल हो गया, उसका दर्द सुनिए। वहाँ पे एकदम से भगदड़ भई है, एकदम से पब्लिक फंसी, एकदम से भगदड़ भई है, आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया रहो तो, और एकदम से, और ना वहाँ पे कोई मतलब आन जान को कोई मतलब बूथ हो, और जो लोग मतलब बा कर रहे थे वे लोग हंस रहे थे। उन लोगों से हम लोग भीख मांग रहे थे कि बच्चों की भीख दे दे, लेकिन वे लोग हंस के जा रहे थे। पब्लिक ने खुद उनसे कही। ये सारा मामला आधी रात के बाद बिगड़ा। ये तस्वीरें भगदड़ की घटना से थोड़ी देर पहले की है। सड़क किनारे बैरिकेड बनाए गए ताकि लोग सीधा सड़क पर चलें। आगे बढ़ने के चक्कर में भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए, लेकिन बैरिकेड के दूसरी तरफ सड़क किनारे महिलाएं बैठी थी। लोगों का हुजूम टूट पड़ा और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लग गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। प्रशासन की कोशिश थी कि जो लोग संगम के पास वाली सड़क पर या उससे किनारे लेटे हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ये काम खुद मेला क्षेत्र अधिकारी विजय आनंद कर रहे थे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। जानकारी हम तो बता रहे कि हमारे भीड़ भारी है, उन्हें जगह हमारे जा रही है, हमारी देवरानी ने मारती, उन्हें न मांगी हमसे जानकारी। मेरा भीड़ भारी, उन्हें जगह है हमारे, हमारी देवरानी ने मारती, जगाते न भी हम लोग सो रहे थे। हम सवेरे नहाते, हमें जब भी नहाने आता नहाते, हमारे तो सो रहे थे सभी लोग इकट्ठे होके। इनने क्यों जगह के उठो तुम उठो, जाओ बुड़की लगाओ, बुड़की लगाओ। 11 बजे रात के जगाओ, इनने 11 बजे इकट्ठी जनता उन्हें जगा के हमारे चलेगा सब लोग। इकट्ठी जुड़ी भीड़, सोते धक्के में गिर पारी में, वो तो बहुत से लोग मरे हैं। तो आखिर ऐसे पुलिस वालों ऐसे जगह होने चाहिए, जनता सो रही तो सो लेने दो। वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र के कमिश्नर विजय विश्वास पंत लाउडस्पीकर पर श्रद्धालुओं से जाकर स्नान करने के लिए कह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि लाखों लाख की भीड़ जब अचानक आगे बढ़ेगी तो इसका अंजाम क्या होगा। ये हादसा मेला क्षेत्र में संगम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। वहां कुछ महिलाएं बेहोश हो गईं। मेला क्षेत्र में बने अस्पताल में कम घायल मरीजों को भर्ती किया गया। वहीं जिनकी स्थिति गंभीर थी उनको शहर में बेली अस्पताल में भेजा गया, जबकि अति गंभीर मरीजों को स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब जिनके परिजन गायब हैं, वो उनकी तलाश में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं।
हमारी जो भाभी है उनके 3 लड़की है, एक तो कोमल है, एक अन्नू है और एक अंजलि है। देखो ये जो ली है मेरी चाची ली है। देखो ये छोटी सी बच्ची है, दूध पीने वाली है। देखो ये चिल्ला रही तो कोई सुनवाई है। ये बड़ी वाली है, उठे, ये बड़ी वाली लड़की है, छोटी वाली है, इससे छोटी ये लड़की है। लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई ना, ये समय हो गया अभी हम लोग का मिला नहीं। अभी हम लोग अभी रोग कलप रहे, तड़प रहे, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो हमारी घरवाली है वो उसकी नाम है मीना देवी। वो हमारे पीछे जा रही थी, वो हम आगे थे। उसके बाद थोड़ा सा जब आगे गया हूँ तो देखा हूँ कि उसको पता नहीं लगा किधर चले गई। और शाम कल 4 बजे रात से लेकर अभी तक मैं खोज रहा हूँ, कहीं कुछ पता नहीं लग रहा है। दरअसल अमृत स्नान का पवित्र लाभ उठाने के लिए श्रद्धालु सीधे संगम पर ही डुबकी लगाना चाहते हैं। उस पर से ये डुबकी अगर मौनी अमावस्या के दिन हो तो श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ जाती है। लेकिन मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त का समय अखाड़ों के लिए तय रहता है, इसीलिए वहां आम लोगों के लिए रास्ते बंद थे। दूसरी तरफ दूर दूर से आए श्रद्धालु पैदल चलकर संगम के आसपास इसलिए पहुंच गए ताकि जैसे ही शुभ समय होगा वो संगम पर जाकर डुबकी लगा लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बैरिकेड टूटेगी, भगदड़ मचेगी और बहुत कुछ तितर बितर हो जाएगा। साइड आ जाओ। सुबह तक सारा देश भगदड़ वाली खबर से चिंतित और दुखी था, लेकिन मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को उस महाकुंभ स्नान में आनंद आ रहा था। एक आनंद का फीलिंग हो रहा है, ऐसा कभी मैंने स्नान नहीं किया है। और आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है आज के दिन, और वो भी गुरु जी के साथ, गुरु अवधेशानंद जी के साथ, रामदेव बाबा जी भी हैं, उन सबके साथ स्नान किया मेरा सौभाग्य है। हालांकि नागा साधुओं और अखाड़ों में सुबह अपना अमृत स्नान कार्यक्रम स्थगित कर दिया, जो दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। प्रयागराज में रणवीर के साथ पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाकुंभ शुरू होने के पहले यह दावा किया गया कि 45 दिन के इस पर्व में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। ये कहा गया मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोग आएंगे, इसके इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ इंतजाम को? कहां पर गड़बड़ हो गई? क्यों यह हादसा हुआ? क्यों यह भगदड़ मची? यह आप भी जानना चाहेंगे। अगर लापरवाही की बात करें तो पुलिस महकमे में तालमेल की साफ तौर पर कमी दिखी। एक जगह से भीड़ को दूसरी जगह भेजा गया तो वहां पर खड़ी पुलिस को इसकी जानकारी हो यह जरूरी नहीं था। इस तालमेल की कमी के कारण लोग परेशान हुए और वहां पर अव्यवस्था फैली। और यह व्यवस्था सिर्फ कल रात को नहीं थी, उसके पहले भी कई बार देखी गई। अव्यवस्था और भीड़ की वीआईपी कल्चर के कारण भी बहुत बड़ी है। वीआईपीज को जो फायदा मिल रहा था, जो प्रोटोकॉल मिल रहा था, उससे भी कई लोगों में गुस्सा देखा गया। पुलिस और प्रशासन की जो गाड़ियां संगम तक इंतजाम देखने के लिए जाती थी, उनमें से कईयों में बड़े अधिकारियों के परिजन बैठे होते थे, जिन्हें बिल्कुल संगम पर स्नान के लिए ले जाया जाता था। यानी पुलिस और प्रशासन लोगों को स्नान कराने की जगह अपनों के लिए पुण्य बटोरने में जुटे हुए थे। हालात इससे भी बिगड़े कि 27 जनवरी यानी पिछले सोमवार से ही पीपा के ये जो पोंटून पुल बने हैं, वो सभी 300 पुल बंद कर दिए गए थे। उसके पीछे ये कहा गया कि दूसरी तरफ अखाड़े हैं, उधर से आम लोग संगम पर आने लगेंगे तो व्यवस्था और चरमरा सकती है। लेकिन पुलिस की चौकसी में अगर पीपा पुल खुले होते तो बहुत सारे स्नान करके वापस लौट गए होते, उनको सड़क के किनारे इंतजार नहीं करना होता। रास्ते बंद थे, भीड़ का दबाव इसीलिए जबरदस्त तरीके से बढ़ा। एक और कारण यह रहा कि चारों तरफ रास्ते बंद होने से आम श्रद्धालुओं के लिए पैदल का रास्ता काफी लंबा हो गया था। बूढ़े बच्चों से लेकर महिलाएं, दूसरे लोगों के लिए भी सिर पर सामान लेकर करीब 10 से 12 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने को मजबूर हो गए थे। और जब थक जाते थे तो वहीं बैठ जाते थे, वहीं आराम कर लेते थे, वहीं लेट जाते थे। इससे संगम के किनारे भी लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। भगदड़ वाले समय भी वहां ऐसी ही जबरदस्त भीड़ थी। और एक कारण
धार्मिक विश्वास का भी है। ये महाकुंभ के बारे में कहा गया कि 144 साल के बाद ही आया है, जिसका संयोग मौनी अमावस्या को सबसे अच्छा है। इस कारण ज्यादातर श्रद्धालु ऐसे समय में संगम में अमृत स्नान कर लेना चाहते थे, जो सबसे पुण्य का समय हो, जिसके कारण संगम पर मौनी अमावस्या के मौके पर जबरदस्त जन दबाव देखा गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माना कि बहुत ज्यादा प्रेशर था। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की अब न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचना लोगों के लिए आसान नहीं है। एक तो लंबा पैदल मार्ग है, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से वहां तक पहुंचने में भी लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। पटना में प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनें आज रद्द की गई। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रयागराज तक आने वाली सड़कों पर जगह जगह भीषण जाम भी लगा हुआ है। आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे जब ये हादसा हो गया तो हादसे से निपटने के लिए जो लोग वहां फंसे थे उनको और ज़्यादा तकलीफ ना हो, किस तरीके से व्यवस्थाओं को रोका गया, हॉल्ट किया गया। जिन्हें ठीक संगम पर ही जाकर डुबकी लगानी हो, उनको ऐसी ही भीड़ से गुजरकर करीब 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इससे श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ का दबाव संगम तट पर बढ़ता गया। लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ की सुरक्षा और तैयारियों में लगी सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां सीधे संगम तक पहुंचती रहीं। उनमें से कई गाड़ियों में बड़े अधिकारियों के परिजन जाते रहे और डुबकी का पुण्य प्राप्त करते रहे। अब भगदड़ के बाद लोगों के मरने और घायल होने की खबर से कोहराम मच गया। महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज इस पर क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया, सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले के लिए पूरी तैयारी कर दी थी। महाकुंभ शुरू होने से 2 महीने पहले से ही हर तैयारी को वो देख रहे थे। खुद बार बार प्रयागराज में वो हाजिर रहे, लेकिन लगता है कि मेला प्रशासन और पुलिस ने उन दिशा निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जो होना चाहिए था। सवाल ये है कि जब 10 करोड़ लोगों के आज अमृत स्नान के लिए आने की बात थी, तो सारे पीपा के पुल एक साथ बंद क्यों थे? पुलिस बल की इतनी तैनाती क्यों नहीं थी कि बेकाबू स्थिति को नियंत्रित किया जा सके? जब मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में अखाड़ों का स्नान होता है, तो उससे पहले आम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? आगे भी महाकुंभ की महाडुबकी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अब भी संगम के लिए आ रहे हैं, लेकिन देर रात हुई भगदड़ के बाद शासन ने फतेहपुर से आ रही टूरिस्ट बस सहित अन्य गाड़ियों को प्रयागराज की ओर जाने से रोक दिया। प्रयागराज की ओर जाने वाली गाड़ियों को रायबरेली, चित्रकूट, मानिकपुर के रास्ते निकाला जा रहा है। हजारों गाड़ियां जाम में फंस गई। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, जिससे लोग रात भर ठंड में ठिठुरते रहे। अभी बात क्या था, ये कह रहे हैं कि आज तो मुश्किल ही है। अच्छा। और कल भी मुश्किल रहेगा, जहाँ तक अभी का माहौल जो है देखा जा रहा है। यहाँ पे 10,000 से करीब है, कम से कम गाड़ी है। बहुत गाड़ी तो निकल चुकी है, इधर उधर वापस जा चुकी। 10,000 करीब आदमी होंगे और ज़्यादा ही होंगे कम से कम। अभी तो हमें यहाँ का आसपास का पता, पे सीजन कितना जाम लगा पड़ा। हाँ, ये बताया गया है कि कुछ भगदड़ हो गई है, चेक पोस्ट पर रोक लिया गया है। सिर्फ फतेहपुर ही नहीं, बल्कि लखनऊ और रायबरेली से भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु भीषण जाम में फंसे हुए हैं। ये हमको नहीं पता कहाँ रुके हैं। हम ये राम मंदिर अयोध्या से आए हैं। अभी हम गांव जाना है। 8 दिन से हम बाहर ही है।
हमको गांव जाना है। बहुत लोग यहाँ बिजनेसमैन है, छोड़ के अकेले अकेले आए हैं। हमको कहीं भी तरह से गांव को छोड़ दो भैया। हाँ, 5 बजे को इधर आया, ये पुलिस वाला नहीं छोड़ा है हमारा को। तो कहाँ जाना है आपको? प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज ये क्या है, हम कर्नाटक को जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपको क्यों रोक दिया? ये कहीं को ये मालूम नहीं है। उसी तरह पटना से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को भी निराशा ही हाथ लगी। पटना से प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन हो या नियमित ट्रेन हो, सभी रद्द कर दी गई हैं। अब स्टेशन पर आए श्रद्धालु न इधर के हैं न उधर के। मैडम, ये जो प्रयागराज के लिए जो ट्रेनें थी, कितनी ट्रेनें थी यहाँ में? यहाँ से प्रयागराज के लिए स्पेशल 2 ट्रेन थी, 2 ट्रेन जा रही थी। कैंसिल है? हाँ, कैंसिल हो गई है। किस कारण से कैंसिल हुआ? ये भीड़ की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई है। मतलब भीड़ ज्यादा होने से कैंसिल हो गया या कम होने से? भीड़ ज़्यादा होने से ट्रेन रद्द कर दी गई है। अच्छा, और ये जो ट्रेनें रद्द हुई है दिल्ली ब्रह्मपुत्र, ये भी तो इलाहाबाद जाती थी? हाँ, ये दिल्ली कामाख्या से आ रही है, ये इलाहाबाद होते दिल्ली जाती है, पुरानी दिल्ली। तो ये भी कैंसिल है? हाँ, ये भी कैंसिल कर दी गई है। भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस डीजीपी जैसे आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। बाद में तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर बैठक की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से कई बार फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात करके प्रयागराज के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने के लिए कहा है। रेल मंत्री वैष्णव ने सीएम योगी को बताया कि हर 4 मिनट में एक ट्रेन प्रयागराज आ और जा रही है। उनके मुताबिक 360 से ज्यादा ट्रेन आज प्रयागराज से चलाई जा रही हैं। यूपी सरकार की पूरी तैयारी के बावजूद हादसे की बड़ी वजह संगम पर ही नहाने की सबकी चाहत भी है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या शंकराचार्य, सभी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि वो संगम पर ही नहाने की जिद छोड़कर कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरा संगम क्षेत्र ही पवित्र है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं। और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भगदड़ के तुरंत बाद प्रशासन ने बेहद चुस्ती दिखाई और इसीलिए श्रद्धालुओं की डुबकी की प्रक्रिया सामान्य तरीके से शुरू हो गई। पटना में प्रभाकर कुमार के साथ प्रयागराज से रणवीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा था, बहुत अफसोस है। लेकिन आपको बता दें कि जब जब कुंभ हुआ है बीते सालों में, तब कई बार ये घटनाएं सामने आई हैं जब भगदड़ हुई है और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसी कई घटनाएं भी हैं। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर महाकुंभ के लिए जा रहे हैं, अभी भी महाकुंभ का समय बाकी है, स्नान करना चाहते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर अपनी यात्रा को प्लान जरूर करिएगा। प्रयागराज में हुई भगदड़ ने लोगों को आज हिला कर रख दिया। जो कुछ हुआ वो दर्दनाक है, लेकिन इस हादसे के बाद से उस पर अब सियासी भगदड़ भी मची हुई है। अब कई सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में अब सब कुछ सामान्य है। मौनी अमावस्या पर संत और श्रद्धालु सभी मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अमृत स्नान का पुण्य ले रहे हैं। लेकिन चंद घंटे पहले संगम तट पर हालात थोड़े अलग थे। रात के करीब 2 बजे संगम नोच पर भगदड़ की खबर आई थी। ये सभी घटनाएं
मरमाहत करने वाली भी है और एक सबक भी है। लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। जैसे जैसे वक्त बीता, श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी आ गई। सीएम योगी एक्शन में आए, अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात की। कुंभ में भगदड़ और मौत की खबर पर सियासी भागम-भाग भी शुरू हो गई। इंतजामों और सरकारों के दावों पर विपक्ष ने चौतरफा हमला किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जरूरतों की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से इस तरह की भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई। व्यवस्था कुछ नहीं किए, केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा, विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद त्याग देना चाहिए। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए। 10 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत है। मैं मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है, जिसे हम निर्दोष मनुष्यवध, सदोष मनुष्यवध कहते हैं। तो आप किसको जवाबदेही आप मानेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर धार्मिक कार्यक्रम को एक राजनीतिक पॉलिटिकल इवेंट बनाने का जो है एक नया जो है कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और इसके लिए उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सरपट दौड़ती सियासत के बीच कई वीडियो सामने आए। अब इन दोनों वीडियो को देखिए। एक में मेला अधिकारी और सुरक्षा कर्मी सोए लोगों को जगा रहे हैं ताकि भीड़ को दिक्कत ना हो, और दूसरे में लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाकुंभ में अब सब कुछ सामान्य हो गया, ये दावा किया है प्रशासन ने, लेकिन तब भी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 1 फरवरी जब उपराष्ट्रपति जा रहे हैं, 3 फरवरी जब बसंत पंचमी का शाही स्नान है, 5 फरवरी जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, 10 फरवरी जब राष्ट्रपति जा रही हैं, 13 फरवरी माघी पूर्णिमा का शाही स्नान और फिर 26 फरवरी शिवरात्रि का स्नान होने वाला है। इन तारीखों को आप अवॉइड करिए अगर आप इन तारीखों में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसी कोई दिक्कत का सामना आपको भी करना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। आपको अब इलाहाबाद से दिल्ली लिए आते हैं। महाकुंभ के बाद अब दिल्ली के चुनावी दंगल की तरफ बढ़ते हैं। यमुना में जहर मिलाने पर राजनीति तो सुलगी हुई थी। इस बीच ये खबर आई कि पिछले 20 दिनों में ही दिल्ली में शराब, ड्रग्स, अवैध बंदूक से लेकर कैश तक जमकर बरामद हुआ, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच यमुना में जहर वाले केजरीवाल के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में हुई अपनी रैली में भी पलटकर हमला बोला। यमुना मैया की दिल्ली के चुनाव में यूं तो मुद्दे हजार हैं, लेकिन बाजार गर्म है। ड्रग्स और शराब होने से और यमुना में जहर की राजनीति से भी। आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठा दिया। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने
पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? कहना चाहते हैं इस पावर धरा से। दरअसल सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाया था कि हरियाणा ने कुछ समय पहले यमुना में जहर मिलाया था, जिसे जल बोर्ड के अधिकारियों ने वक्त पर पकड़ लिया, नहीं तो दिल्ली में यमुना का पानी पीने से नरसंहार हो जाता। इस पर राजनीति इतनी तेज हुई कि बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में आने वाली यमुना के पानी से न सिर्फ आचमन किया बल्कि पिया भी। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वायदे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। सवाल है कि क्या केजरीवाल इतना संगीन आरोप लगाकर फंस गए हैं? इस बीच बुधवार रात 8 बजे तक उन्हें चुनाव आयोग को इस पर सबूत देना था। दूसरी तरफ बीजेपी आप पर ये आरोप लगाती रही कि उसके नेताओं ने दिल्ली को शराब के जहर में झोंक दिया। इन सब के बीच चुनाव के दौरान दिल्ली में ड्रग्स भी बरामद हुआ और शराब भी। 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच दिल्ली में 92,651 लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। वहीं 158 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुए, जिसकी कीमत 72 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई। साथ ही 9 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुए, जबकि 850 ग्राम सोना और 37.39 किलोग्राम चांदी भी बरामद हुई। इतना ही नहीं, 396 अवैध हथियार और 465 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इन सब मामलों में 26,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस ने एक गोडाउन के ऊपर 2069 पेटी जब्त करने का काम चल रहा है। तो जब मैंने डीसीपी से पूछा, ऐसा चौलीपुर से पूछा, उन्होंने कहा इस गाड़ी को पकड़ा है डीसीपी सेंट्रल ने और वहाँ पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है। उस गाड़ी में शराब की बोतलें थी, पेटियां थी, जो जा रही थी नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चुनाव क्षेत्र के लिए। कहाँ तो तय था कि चुनाव लोगों के लिए असल मुद्दों पर लड़े जाएंगे और कहाँ शराब से लेकर ड्रग्स तक बरामद किए जाने लगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। केजरीवाल के जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग ने आज रात 8 बजे तक का वक्त दिया था जवाब देने के लिए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। 14 पन्ने के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से यमुना पानी के सवाल पर चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए ताकि दिल्ली को पीने का साफ पानी मिल सके। इस बीच में नायब सिंह सैनी के यमुना का जल पीने पर केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक तस्वीर भी टैग की है और उसमें यह आरोप लगाया है कि कैसे सैनी पहले पानी मुंह में लेते हैं और फिर यमुना में उसे थूक भी देते हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो तस्वीर ट्वीट की वो दरअसल पूरी नहीं है, मामला आधा अधूरा ज़्यादा लगता है। आप ये पूरी तस्वीर देखिए कि क्या मुख्यमंत्री सैनी ने कुल्ला किया या पानी का आचमन कर लिया। तो पहली बार में मुख्यमंत्री कुल्ला करते हैं, लेकिन दूसरी बार में वो आचमन कर लेते हैं। ये साफ इन तस्वीरों में दिखाई देता है, यानी जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया उस पर सवाल खड़े होते हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी केजरीवाल के इस बयान का समर्थन कर रही हैं कि हरियाणा ने जहरीला पानी भेजा था। हमारे सहयोगी अश्विनी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 दिन का वक्त और बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैम आप इस सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, इस बार बतौर मुख्यमंत्री। लोगों की काफी एक्सपेक्टेशन होती है एक मुख्यमंत्री से, क्या इस बार जनता आपसे मांग कर रही है? आप देखिए, आप चारों तरफ देखिए जनता का कितना प्यार है। ये प्यार क्यों है? ये प्यार इसलिए है क्योंकि लोगों ने देखा है कि 5 साल जब से इन्होंने केजरीवाल जी को वोट दिया तो सरकार ने इनके लिए काम करके दिखाया है। चाहे फ्री बिजली हो, चाहे घर घर पानी हो। आप देखिए, एक बच्ची ने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है वहाँ पे, अच्छे सरकारी स्कूल। बच्चे तक अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। मैम दूसरा सवाल था कि एक यमुना नदी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरीके से बयान दिया जहर वाला, वो कहीं ना कहीं हरियाणा का नहीं पूरे देश का अपमान है और एक केस भी दर्ज करवाया गया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। देखिए, ये तो फैक्ट है कि 7 ppm अमोनिया का पानी आ रहा है। ये फैक्ट है कि 7 ppm अमोनिया का पानी जहरीला होता है। तो हरियाणा क्यों भेज रहा था? इसमें तो कोई डिनायल ही नहीं है, ये तो प्लेन सिंपल फैक्ट है। बताए हरियाणा सरकार क्यों इतने अमोनिया वाला पानी दिल्ली भेज रहे हैं? अगर ये पानी, ये तो ट्रीट भी नहीं हो पाता। इतने अमोनिया वाले पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी साफ नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए लोगों के पास चला गया होता तो क्या होता? कौन जवाब देगा इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? एक सवाल ये था मैम कि विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास नहीं हुआ, गंदगी है, पानी है, जाम की स्थिति है। 10 सालों में सरकार ने काम किया और एक आपदा की संज्ञा दी उन्होंने आपके। देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो 24 घंटे बिजली देती है। देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो फ्री बिजली देती है। देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो बढ़िया सरकारी स्कूल देती है। प्रधानमंत्री जी बताएं ना, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भाजपा के शासित सारे राज्यों से पेशेंट आते हैं। आज आप LNJP जाइए, उत्तर प्रदेश से पेशेंट है, हरियाणा से पेशेंट है, मध्य प्रदेश से पेशेंट है। क्यों? अगर बीजेपी ने इतना विकास कर दिया तो वहाँ से लोग दिल्ली के अस्पताल में क्यों आ रहे हैं इलाज करवाने? एक बार आखिरी सवाल ये पूछना था कि आपके सामने रमेश विदुड़ी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी दिनों से सुना है कि विवादित बयान भी दिया उन्होंने। क्या एक चुनौती है वो इस बार, क्योंकि अलका जी भी यहाँ की महिलाएं देख रही हैं कि अगर वो एक महिला मुख्यमंत्री का इतना अपमान कर सकते हैं, इतनी बदतमीजी कर सकते हैं, तो आप सोचिए आम महिला के साथ क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जो उनका कहना है कि उनकी सरकार ने बहुत काम किया है और बतौर 10 सालों में दिल्ली की तकदीर बदल दी है और आने वाले दिनों में ये तस्वीर और बदलेगी जब तीसरी बार सरकार उनकी फिर से बनेगी। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पिछले 24 घंटे से डीप सीक की बहुत चर्चा है। चाइना के द्वारा बनाया गया एक नया AI प्लेटफॉर्म, लेकिन क्या ये डीप सीक वाकई में जेन्युइन है? क्या ये चैट GPT जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म को मात दे सकता है? इसका एक रियलिटी टेस्ट करेंगे। ब्रेक के उस पार बने रहिए, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा है डीप सीक का लाइव रियलिटी टेस्ट। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि चीन की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी डीप सीक की दुनिया भर में इन दिनों चर्चा तेज है। सोमवार को डीप सीक की वजह से वॉल स्ट्रीट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $500 बिलियन से ज्यादा गिर गई थी। ये पहला इशारा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चीनी कंपनियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ने वाली है और बढ़ती ही जा रही है। हमने भी सोचा कि हम भी एक टेस्ट करके देखते हैं। हमने चैट GPT और डीप सीक के AI प्लेटफॉर्म पर जाकर समझने की कोशिश की कि इनके फीचर्स में क्या बुनियादी फर्क है और कौन सा ज़्यादा कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारी इस रियलिटी टेस्ट में एक चीज़ निकलकर सामने आई कि डीप सीक जो है वो चीनी सरकार का भोंपू ज़्यादा है। आजकल चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप सीक की दुनिया भर में चर्चा है। उसकी वजह यह है कि सोमवार को डीप सीक की वजह से अमेरिका की जो सबसे बड़ी AI कंपनी थी उसको $500 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान वॉल स्ट्रीट पर हुआ, जो वॉल स्ट्रीट के पूरे इतिहास में किसी एक दिन में एक अमेरिकी कंपनी को हुआ सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और ये एक इशारा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में AI सेगमेंट में अमेरिका और चीनी कंपनियों के बीच जो कंपटीशन है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। चैट जीपीटी और डीप सीक, इन दोनों के क्या फीचर्स एक समान हैं या ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं एआई के वो एक दूसरे से कितना अलग हैं, ये समझने के लिए हमने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करने की कोशिश की है। और सबसे पहले चैट जीपीटी पर चलते हैं और उनसे हमने एक सवाल पूछा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनना अमेरिका और दुनिया के हित में है। आइए देखते हैं कि पहले जवाब जो है चैट जीपीटी पर हमें क्या मिला है। हमने सवाल रोमन में पूछा था, क्या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनना अमेरिका और दुनिया के हित में है। जवाब मिला, डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनना एक कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसके जवाब में कई फैक्टर्स को कंसीडर करना ज़रूरी है और इसने बताया है कि किस तरह अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति पर, और जो दुनिया के लिए इसका क्या महत्व है। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने ये सवाल रोमन में टाइप किया था और जवाब जो है वो रोमन में मिला है। अब चलते हैं डीप सीक पर और यहाँ भी हमने वही सवाल पूछा डीप सीक पर, क्या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना अमेरिका और दुनिया के हित में है। और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जवाब हमें हिंदी में मिला है। यह प्रश्न विचार विमर्श और विभिन्न दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के प्रभाव को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह जवाब हमें हिंदी में मिला है, जबकि हमने सवाल इंग्लिश रोमन में पूछा था। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर, लेकिन दोनों में फ़र्क देखिए। सवाल मेरा इंग्लिश रोमन में था, दोनों ही एआई प्लेटफॉर्म पर। चैट जीपीटी में जवाब भी रोमन में मिला, लेकिन जो चाइनीज़ डीप सीक कंपनी का प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे जवाब जो है वो हिंदी में मिला है। ये एक मुझे लगता है एक अंतर है दोनों प्लेटफॉर्म पर। और अब चलिए एक दूसरा सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी पर। एक छोटा सवाल कि चीन में बीजिंग में 1989 में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था, जिसे तिएनआनमेन चौक की घटना के नाम से मशहूर है, इस पर देखते हैं चैट जीपीटी का क्या जवाब मिलता है। इसमें भी जवाब इंग्लिश रोमन में आया है। 1989 में तिएनआनमेन स्क्वायर बीजिंग में एक बड़ा और प्रमुख घटना घटी थी, जिसे हम इस स्क्वायर मैसेकर के नाम से भी जानते हैं। इस घटना में चीन की सरकार ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और नागरिकों पर बल का इस्तेमाल किया था। ये बात चैट जीपीटी में जवाब में हमें मिला है। और अब देखते हैं कि यही सवाल जो मैंने चैट जीपीटी पर पूछा था उसका डीप सीक पर क्या जवाब मिलता है। और देखिए इसका जवाब है, सॉरी दैट इज़ बियॉन्ड माई करेंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। यानी इस पर हमें इस घटना की जो एक बहुत ही इतिहास का एक काला दिन था, चीनी इतिहास का, मॉडर्न चाइनीज़ हिस्ट्री का, लेकिन इसका कोई जवाब डीप सीक पर नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इन दोनों एआई प्लेटफॉर्म को लेकर और भी कई तरह के सवाल उठेंगे कि क्या ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखने की कोशिश तो नहीं करते। नोएडा से कैमरा पर्सन आकाश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इस तरह के रियलिटी टेस्ट हो सकता है आपने भी किए हो। तो सवाल अब ये उठता है कि डीप सीक क्या हवा ज़्यादा हो गया है, चर्चा वजह ज़्यादा हो गई क्योंकि एनवीडिया को उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, कम से कम मार्केट में, शेयर मार्केट में आप कह सकते हैं। क्या होगा उस पर हमें नज़र रहेगी। लेकिन आज फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।